बहुत बहुत शुक्रिया आप सारों का आने का, ख़ास तौर पे जो हमारे जो सारे स्टार जो रिपोर्टर्स हैं उन सारों का भी। बेसिकली ये आज वैसे भी शेड्यूल थी प्रेस कॉन्फ्रेंस एनएससी के बाद, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग होनी थी। और नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग जो है वो कल बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली सुबह हमें इन्फॉर्म किया गया कि मीटिंग जो है कैंसिल हो गई है, और कोई इसमें रीज़निंग नहीं दी गई और कोई नई डेट भी नहीं दी गई। तवक्को की जा रही थी कि आज शायद डेट आ जाएगी तो 4 तारीख को हो जाए, कल हो जाए। तो अभी तक जब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें कोई इतला अभी तक हमें नहीं मिली। अच्छा, यही इसी तरीके से हुआ था एपीसीसी की मीटिंग के लिए। एपीसीसी की मीटिंग जो है 21 मई को जो है रखी गई थी, और फिर एकदम जो है इतला मिली और उसको जो है कैंसिल कर दिया गया था, जो 1 जून को जो है 2-3 दिन पहले हुई। उसमें ख्याल यही किया जा रहा था उस वक्त जब एपीसीसी की मीटिंग थी, तो आपको याद होगा कि वज़ीरे जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने अपना दुखड़ा भी सारी मीडिया के सामने रखा था कि हमने 4,000 अरब मांगे थे, हमें मिला कुछ नहीं है, और उसकी तफसीलात भी आपको बताई थी। तो हम यही समझ रहे थे कि कुछ जो है फंड्स की कमी बेशी है जो उसमें इन्होंने टाइम लिया है, और कोलिशन पार्टनर्स को भी जो है उसमें मुतमईन करने के लिए वो टाइम लिया। तो वो एपीसीसी की मीटिंग 1 तारीख को हो गई, लेकिन वो 1 तारीख को जो एपीसीसी की मीटिंग हुई उसमें सूबे क्या अपना दुख दर्द जो है उनसे करते, वो वज़ीरे जो जैसे कहते हैं प्लानिंग कमीशन जो है ना, वो इतने गमगीन थे कि हमारा दिल चाह रहा था कि हम कोई उनकी इमदाद कर दें, कोई हम उनकी जेब में पैसे डाल दें, और दिल तो चाहता था लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं। बहरहाल उन्होंने उस दिन एक बात की थी कि वज़ीर ख़ज़ाना का उन्होंने जो है ना नाम लिए बगैर जो है ना तमस्कर उड़ाया था कि यहाँ पे आज हालात ये हो गए कि जो है जब हम कोई जो है कर्ज़ लेकर आते हैं बाहर से तो हम खुशियों के शानियाने बांटते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये कि वो जो है राइट फोरम नहीं था जो उन्होंने वहाँ बात की, क्योंकि उससे चंद दिन पहले अगर आप देखें तो जब सऊदी अरब ने हमें $3 अरब दिए थे तो ऐसी ही मुबारकबादें दे रहे थे सारे। उससे पहले जब आईएमएफ का रिव्यू होता था तो ऐसी ही मुबारकबादें दे रहे थे। शायद पाकिस्तान को जो है बायलैटरली लोन लेने से बेहतर ये जो कैपिटल मार्केट से लोन मिलता है ये फिर इज़्ज़तदार होता है। पूरी दुनिया जो है, तमाम हुकूमतें जो हैं वो कैपिटल मार्केट से पैसा रेस करती है। वो एक अलग बात है कि ये जो कैपिटल मार्केट से भी हमने जो पैसे रेस किए हैं वो एक एशियाई तरक्याती बैंक जो है उसने उसकी गारंटी दी थी, और वो एक मार्केट ने अपने रिस्क पे नहीं दिया, एक उसके पीछे हमारी एशियाई तरक्याती बैंक ने उसकी गारंटी दी। बहरहाल ये चीज़ थी। अब जो ये आज क्यों नहीं एनएसी हुई और बजट क्यों आगे चला गया, ये एक बड़ा तशवीशनाक किस्म का जो है एक वो है, और मार्केट में अनसर्टनिटी है। आज स्टॉक मार्केट भी हमने देखा उस अनसर्टनिटी में थी, आप सारों ने इसको रिपोर्ट किया। तो ये समझ ये आ रहा है कि हुकूमत जो है इस वक्त बजट बनाने में, जिसे कहती है कि हुकूमत से बजट नहीं बन पा रहा। मैं मतलब आसान अल्फाजों में ये बोलूँ कि हुकूमत से बजट नहीं बन पा रहा। एक तरफ हुकूमत को जो ओवर कमिटमेंट कह लें कि आईएमएफ के साथ किया है रेवेन्यू का, वो जो है सर पे तलवार है, और दूसरी तरफ अखराजात में भी जो है उनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो कोई भी इनके साथ जो है साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि सूबे जो है अब टैक्स कलेक्शन में जो है अपना हाथ बटाएं वफाक का, क्योंकि अब हमारे पास जगह नहीं है। तो सूबों को जो है 430 अरब रुपए कहा गया कि आप जो है इजाफी टैक्स जमा करें।
तो सूबों में जो है तकरीबन हर सूबों ने यही कहा कि हमारे पास ऐसा कौन सा टैक्स है जिसको हम लगा कर जो है ये 430 अरब रुपए आवाम से जमा करें, क्योंकि सारे टैक्स अगर सेल्स टैक्स और सर्विसेज के अलावा हटा के देखे जाए तो वो तो वफाक के पास है। तो उस पर एक जवाब यह है कि आपके पास एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी है और प्रॉपर्टी टैक्स भी है। प्रॉपर्टी टैक्स की जो है उन्होंने मिसाल दी कि जी इंडिया के चंद एक शहरों की लिस्ट लगाई, जैसे अहमदाबाद, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर वगैरह, और पाकिस्तान के 4 शहरों की लिस्ट लगाई। तो आपको हैरत होगी कि प्रॉपर्टी टैक्स पर कैपिटा में जो FBR ने उस दिन डाटा शेयर किया था उसमें पेशावर में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है। ये जो है आप सारों को हैरत होगी। नंबर 2 पे जो है लाहौर और नंबर 2 पे कराची, नंबर 3 पे लाहौर था। इसके अलावा कोई पाकिस्तान का सिटी जिसमें हम बड़ी इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी हैं हमारे, गुजरावाला है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, कहीं पे इनका नामो निशान तक नहीं था। तो ये जो है उस वक्त ये जो डिमांड की गई, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि सूबों की तरफ से उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है आई डोंट नो। हमें भी जो है कहा गया कि आप 60 से 65 अरब रुपए पिछले साल से, पहले उस मीटिंग में कहा गया था 35 अरब रुपए इजाफी, लेकिन बाद में जो एक हमें कम्युनिकेशन हुई कि 60 से 65 अरब रुपए आप इजाफी टैक्स जमा करें। मैं ये समझता हूँ कि जिस सूबे की जितनी अच्छी ओन सोर्स रेवेन्यू कलेक्शन होगी उससे अच्छी बात नहीं है। मैं मतलब उस 60 या 65 अरब रुपए को ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। अल्लाह करे मैं 130 अरब रुपए जो है जमा कर लूँ। तो वो जो है उससे तासुर क्या मिला कि जब हमें मीटिंग में 35 अरब बताया गया और बाद में ख़त 65 अरब का आया, तो लाजमी बात है कि कोalition पार्टनर ने पीछे जाके लड़ाई की होगी। तो वो जो है हमारा टारगेट को जो है उस तरीके से बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ हुकूमत आपके सामने जो टैक्स के हदफ है बुरी तरीके से इस साल नाकाम हो गई। 1300 अरब रुपए की जो है बातें हो रही है, 13,000 अरब की, कि अगर ये हो जाए तो ये भी मौजूदा होगा, क्योंकि आखिरी महीने में बहुत बड़ी कलेक्शन है और जो मईशत की सुस रवि है वो सबके सामने है। और अगले साल जो हुकूमत को टैक्स के जो नए टारगेट मिला है उस टारगेट को भी हुकूमत इस वक्त परेशान है कि कहाँ पे एडजस्ट करें। मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे आप सारों ने उसका बड़ा हमेशा से ज़िक्र भी किया कि अगर किसी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, आज की तारीख में पूरे साल में उसको जो है अगर वो तनख्वाहदार है तो वो 6,000 रुपये उसका टैक्स कटता है। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए अगर कोई कारोबार करता है तो उसको 90,000 रुपये देने पड़ते हैं। अगर 2 लाख रुपए उसकी माहाना आमदनी है तो सीधा 6,000 से टैक्स उसका बढ़कर 1,38,000 हो जाता है पूरे साल में। लेकिन अगर वो कारोबार करता है तो उसको जो है 4,10,000 रुपये पूरे साल में टैक्स देना पड़ता है। इस तरीके से 5 लाख रुपए अगर किसी की माहाना आमदनी है तो उसका जो टैक्स है तनख्वाहदार का 12,81,000 रुपये हो जाता है। और अगर वो कारोबार करता है तो उसका टैक्स हो जाता है 17,90,000। और अगर 1 मिलियन में 1 मिलियन से भी ज़्यादा की तनख्वाह होती है, लेकिन मैं 1 मिलियन पे रुक रहा हूँ, अगर किसी की तनख्वाह 1 मिलियन है तो उसकी जो तनख्वाह पे टैक्स है वो 33,81,000 है। और अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो 44,90,000 है। तो आज जो इस वक्त तनख्वाहदार तो बेचारा उसको तो तनख्वाह पैसे काट के मिलती है, जो टैक्स कलेक्ट नहीं होता वो क्योंकि बिजनेसमैन को जो है उसने अपने खुशी से जमा कराना होता है, एक तरीके से आप ये कह लें। तो जब आप उसको जो है 10 लाख रुपए महीना वो कमा रहा हो, उसमें आप 45 लाख रुपए यानी 1,20,000 वो कमाए और 45 लाख उससे आप टैक्स में वापस मांगे, तो उसने तो अपनी इनकम कम ही दिखानी है ना, वो उसको किस नफलों का सवाब है। तो अगर आज ये तनख्वाहदार को भी ऑप्शन मिले तो शायद वो भी अपनी इनकम कम दिखाएगा। तो ये एक बुनियादी वजह है कि जो है टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है। तो जो अभी तक हम देख रहे हैं, जो बातें आ रही थी कि सामने टैक्स का रिलीफ आएगा, तो वो आई वॉश्ड होगा। बहुत हुआ तो जो है अभी जो 1 लाख वालों तक के लिए सहूलत है महीने की, शायद वो 1.5 या 2 लाख वालों तक के लिए वो एक्सटेंड हो जाए और जो है उसके ऊपर जो है वो बोझ मुंतकिल कर दिया जाएगा आम आदमी पे। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज की जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक आदमी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है
तो वो वैसे तो इन्होंने दिखाया है कि साल का उससे तनख्वाहदार से 6,000 रुपये पूरे साल में टैक्स ले रहे हैं, लेकिन अगर वो दिन का सिर्फ 500 रुपये का पेट्रोल डलवाता है तो महीने का 4,500 रुपये वो पेट्रोल की मद में हुकूमत को टैक्स देता है। अगर वो 10,000 रुपये का उसका बिजली का बिल है तो 3,000 रुपये वो जो है बिजली के बिल में टैक्स देता है। तो मतलब ये दो आइटम जो हैं, यानी कि 25,000 रुपये जो अपनी 1,00,000 रुपये में से वो खर्च करता है, उसमें ही 7,500 रुपये टैक्स कट जाता है। अगर उसी रेशो से अगर आप पूरी 1,00,000 रुपये को पकड़ लें तो वो लगभग 1,00,000 में 28 से 30,000 रुपये जो अपनी आमदनी पे टैक्स कटवाने के अलावा वो दे रहा है। तो आप सोच लें कि आज इस वक्त जो है बेरोज़गारी जो है इस मुल्क में, या बेरोज़गारी नहीं कहेंगे, गुर्बत कह लें कि उस मुल्क में क्यों है कि जो आपकी एक तो टैक्स वैसे कट जाते हैं और जब हम ख़रीदारी कर रहे होते हैं तो हमारे उसमें कितने टैक्सेस कट रहे होते हैं। तो इसकी एक आला मिसाल आपके सामने आती है कि पिछले दिनों उवैस लगारी साहब ने एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये कहा कि जी 2022 से पहले 95 लाख लोगों को 200 यूनिट की सब्सिडी मिलती थी, अब जो है वो बढ़ के हो गए हैं 2 करोड़ 15 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 करोड़ 25 लाख लोग जो है सीधा सीधा जो है उनकी जेबों को काट दिया गया कि वो जो पहले अगर कोई 300 कोई 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता था, अब वो 200 यूनिट से नीचे आ गया। अब उन्होंने जो आप लोगों ने जो रिपोर्ट की थी, कहने का ये बात करने का मकसद इसमें कोई और है। जो आप लोगों ने रिपोर्ट की थी कि अगले बजट में IMF ने कहा है कि 200 यूनिट वाले की सब्सिडी विड्रॉ करें, तो ये उन्होंने इनडायरेक्टली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। मैंने अभी आने से पहले उसको 2 घंटे पहले पूरी 9 मिनट की उनकी तकरीर को गौर किया। उन्होंने उसमें फरमाया ये कि जी अब मीटर में एक QR बिजली के बिल में एक QR कोड है और हमने उसमें लिखा है कि आपका बिल इतना आया है और हुकूमत ने आपकी तरफ से इतने पैसे अदा किए हैं सस्ती बिजली देकर, लेकिन अब आप फौरी तौर पे इस QR कोड से अपने मीटर को रजिस्टर करें इसमें शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ। अब उन्होंने ये कहा है कि अगले बजट में हर एक का जिसका 200 यूनिट से नीचे बिजली का बिल होगा उसको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी, जो रजिस्टर कराएगा वो उसको जो है ये सब्सिडी मिलेगी। और ये उन्होंने इशारा दे दिया है। तो जो आप लोगों की खबर थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब ये जो है जो रजिस्टर कराएगा उसको मिलेगी, तो मुझे खदशा ये है कि उनको भी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल देंगे और कहेंगे ये कि जी जो IMF ने कहा है ना कि जी 5,000 या 6,000 बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बढ़ाएं, तो ये जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इसको जो है लेकर चले जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि उनके मुताबिक इस वक्त जो है 20 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया, यानी कि 2 करोड़ 15 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है। और जो बिजली की सब्सिडी है वो कह रहे हैं कि इस साल हमने 830 अरब रुपये मांगी है। तो इन्होंने मांगी नहीं है, असल में इन्हें वजारत ख़जाना ने जो है 830 अरब रुपये का हदफ दिया है, जो आज से 1 साल पहले 1287 अरब रुपये थी। तो एक आवाम को जो है मैं कहने का मतलब ये है कि तैयार करना चाह रहा हूँ कि वो जो है तैयार हो जाए कि अब बिजली का बम भी उन पे गिरने वाला है जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते थे। अब आप आ जाए, जो अब अगली ख़बर है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि सूबों को कि अगले बजट में आप फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी रखें और फर्टिलाइज़र के लिए रखें, और उसमें जो है DAP की बात की गई है कि ये ईरान जंग की वजह से, इसमें मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हो सकता है ये जंग की वजह से, क्योंकि दुनिया में फर्टिलाइज़र महंगा हुआ है, तो एक इंटीमेशन दी गई है कि ये बहुत महंगी हो जाएगी। अगर वो चाहते हैं कि फार्मर उस DAP को इस्तेमाल करे तो वो जो है सूबे वो जो है फ़र्क अदा करें। तो फिगर ये जो मुझे बताया गया है कि पंजाब को 55 अरब रुपये कहा गया है कि जो है फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी रखें, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बेस छोटी है, तो हमारे लिए 2 अरब रुपये। तो अगर फ़र्ज़ करें कि फ़र्टिलाइज़र महंगा होने जा रहा है तो जो है उससे खाने पीने की अशिया जो है
जो हुकूमत ने 8.2% अगले साल के बजट का इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, वो जो है उसके साथ मतलब महंगाई के साथ क्या होने वाला है उसका छोटा सा मैं आपको अभी ट्रेलर अभी सुना देता हूँ। आपको याद होगा कि गंदम जो है इस साल जब आई तो फैसला किया गया कि 3,500 रुपये गंदम का रेट रख दिया जाए और 3,500 के हिसाब से जो है सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमतें प्रोक्योरमेंट करेगी। अब तक तीनों सूबाई हुकूमत जो है एक दाना भी गंदम प्रोक्योर करने में नाकाम रही है और अभी सीज़न की इब्तदा है। ये अभी मैं आने से पहले हमारे जो फूड सेक्रेटरी है उनसे जो है गंदम के रेट लेकर आया हूँ। इस्लामाबाद में इस वक्त चल रहा है 10,550 रुपये 100 किलो का रेट। लाहौर जिसका फेम ऑफ क्लेम ये था कि 12 रुपये की रोटी और हमने वो किया हुआ है, वहाँ पे रेट चल रहा है 10,250 जो मन में बनता है 4,100 रुपये। कराची में रेट है इस वक्त 10,950 जो मन में रेट बनता है 4,380 रुपये और पेशावर में 11,700 और पेशावर में 11,700 जो मन में बनता है 4,680 रुपये। पेशावर में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी गंदम है और उस गंदम की महंगी होने की वजह यह है कि पंजाब से हमें गंदम की तरसीलात नहीं आने दी जा रही और जो ट्रक वहाँ निकलता है वो लाखों रुपए वहाँ की चेक पोस्टों में पैसे दे रहे हैं। वहाँ पे चेक पोस्टों पे लाखों रुपए की आमदनी लग रही है। अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकातें भी हुई, वज़ीर आज़म ने कमेटी भी बनाई, 2 मसाइल थे, एक CNG का वो हल हो गया, उनकी मेहरबानी। गंदम का मसला अभी तक पंजाब हुकूमत गंदम नहीं निकलने दे रही, लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने ज़िला बंदी भी की हुई है तो वहाँ पंजाब में जो है गंदम की रेट को आग लगा हुआ है और वो उन्होंने ये कहा कि जब हमारी बहस हुई उनसे, उन्होंने ये कहा कि हमारे जो सूबे में रावलपिंडी में भी रेट जो है लाहौर से और मुल्तान से ज़्यादा है। मुल्तान में इस वक्त रेट है 9,800 रुपये 100 किलो का और रावलपिंडी में रेट है 10,500 रुपये का। तो उन्होंने कहा अगर रावलपिंडी से 10,500 का है तो अगर उसमें आप किराया लगाए तो आपको भी 11,000 का तो आपका भी हो जाना चाहिए। तो ये इनकी अपनी एडमिशन है। तो इस वक्त जो गंदम की जो सूरत हाल है और इट्स जस्ट 2 मंथ्स, अब आपकी अगली फसल आने में तकरीबन 9-10 महीने हैं और कोई हुकूमत की तरफ से बयान नहीं आ रहा है इस पर, ना कोई इंपोर्ट की बात हो रही है ना कुछ हो रही है। और अगर ये जो अभी आपसे DAP की खुदा न खास्ता बात की है उसके बाद जो है वो क्या होने वाला है अगले बजट में, तो क्या रिलीफ मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। अब सर आ जाएं ये जो बजट, वापस मैं उसी असल मुद्दे में आऊँगा कि ये बजट क्यों लेट हुआ। वो जो एक मशहूर फ़िक्रा था ना, मुझे क्यों निकाला, तो अब ये नए फ़िक्रा आ गया कि ये बजट क्यों लेट हुआ। जो हमें लगता है कि एक तो ये कि हुकूमत बजट बनाने में जो है उसको बहुत मुश्किलात हैं। एक तरफ IMF है, एक तरफ जो है उनके कोalition पार्टनर हैं, एक तरफ अपनी आवाम में पजीराई है। कोalition पार्टनर्स जो हैं कहीं से भी जो है हुकूमत को जो है रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने आप सारों ने कवर भी किया, जो तरक्याती बजट 1126 अरब रुपये रखा उसमें 225 अरब रुपये तो सिर्फ बलूचिस्तान की एक सड़क के लिए, ठीक है जी। फिर उसके बाद खुद एहसन इकबाल साहब के फिगर हैं 87 अरब रुपये कोalition पार्टनर्स की स्कीमों के लिए। फिर जो है SDGs, फिर वही जो MNAs के लिए जिसको आप अक्सर जिसका आप लोग जो है डालते हैं, 70 अरब रुपये उसके लिए रखे हुए हैं, ठीक है जी। और वो कहते हैं एहसन इकबाल साहब अब मेरे पास 591 अरब रुपये बचते हैं जिसमें मैंने रुपी कवर भी देना है, जो फॉरेन लोन के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए उन्होंने 165 अरब रखे हैं। तो वो कहते हैं कि जी मेरे पास तरक्याती अखराजात में कोई बजट में जगह नहीं है। आपको मैं बताऊं कि शर्मनाक बात क्या है, 1,126 अरब रुपये के बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे हैं 2.2 अरब रुपये। खैबर पख्तूनख्वा शायद मेरे ख्याल से बलूचिस्तान से माली तौर पे बेहतर होगा या थोड़ी सी वहाँ पे इकॉनमी बेहतर होगी, लेकिन कहीं से भी पंजाब और सिंध के मुकाबले में नहीं है। बलूचिस्तान के लिए 225 अरब रुपये
और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2.2 अरब रुपये। पंजाब का जी वो 7-8 अरब रुपये बताते हैं। लेकिन सिंध के लिए जो है, मैं अभी भी इसमें आपको एक नई चीज़ बताता हूँ है क्या। सिंध के लिए भी जो है तकरीबन 150 अरब रुपये से ऊपर रखा है। तो 710,000 अरब रुपये जो इनका थ्रो फॉरवर्ड है, ये 786 स्कीमें पूरी, उसमें खैबर पख्तूनख्वा की 6 स्कीमें। तो मैंने ये सवाल उठाया कि अगर ये 6 स्कीमें चलें, साल 2 साल बाद अभी 2.2 अरब दे दिए और करके पूरा कर देंगे, तो आपने तो खैबर पख्तूनख्वा को PSDP से बाहर ही कर दिया। उसका जवाब ये दिया कि आपको तो पता है ना, हमने फ़ैसला किया कि अब सूबाई स्कीमें ख़त्म करनी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने कहा जी 786 में 6 ख़त्म करके 780 ज़िंदा और सारे सूबों की। तो ये जो है एक नहायत ही जिसे कहते हैं, जब आप बजट इस तरीके के बनाएंगे, प्रेशर में बनाएंगे, किसी को खुश करने के लिए बनाएंगे, और जब आप स्कीमें दे देंगे और फिर जब उन स्कीमों में आप पैसे नहीं दे सकेंगे तो फिर आपकी लड़ाइयाँ होंगी। इस वक्त कहा जाता है कि उनके कोalition पार्टनर जो है इस बजट को पास नहीं, मतलब उनकी डिमांड्स हैं, और उस पर कल रात को भी जो है पता लगा है कि जी क्यू ब्लॉक में बड़ी मीटिंग हुई है। अब आप परेशानी की बात ये देखें कि क्यू ब्लॉक में एक पार्टी से मीटिंग होती है और उसकी जो है चीज़ों को अकोमोडेट किया जाता है, और दूसरी तरफ ये पूरा मुल्क है। तो ये नहायत ही जिसे कहते हैं परेशानी की बात है। दूसरी चीज़ ये कि आज से कोई 4-5 महीने पहले बड़ी एमरजेंसी मीटिंग की गई थी कि जी अब इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, हमें जो है कोई हमारे वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो अब हमें जो है अपने पानी के डैम्स और ये वो इन पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है, ताकि जो है ये हम उस थ्रेट से बचें। वो अगर आप उस मीटिंग को सुन लेते तो मतलब आप परेशान हो जाते हैं कि जी मतलब वाकई में इस वक्त कितनी सारे काम छोड़ के जो है इन डैमों के और इन पे करना चाहिए। इस बजट में आप देख लें कि उसको जो है 10% भी जो है डेवलपमेंट का नहीं दिया गया वापस से। सड़कों को अभी भी 264 अरब रुपये, NHA के लिए 264 अरब रुपये रखे गए। बलूचिस्तान की मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उनको, मतलब मैं बलूचिस्तान खुदा न खासा उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, उनका हक उससे कहीं ज़्यादा है। उनको सड़क के लिए 225 अरब रुपये दिए, जहाँ पूरे मुल्क की वाटर सिक्योरिटी, एक फूड सिक्योरिटी और ये तमाम चीज़ों के लिए आप जो है बातें तकरीरों में बहुत लंबी लंबी करते हैं, और अमली तौर पे आप देखें आपने जो है क्या रखा है डैम्स के लिए। तो ये आप ख़ुद अपने आप को धकेल रहे हैं उस तरफ, और आपका इस वक्त जो फूड इंपोर्ट बिल है उसका भी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या है। तो दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये इनका वहाँ पे कंसेंसस नहीं हो रहा। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है जो मुझे लगती है कि वफाक जो है राज़ी नहीं है अपने 42.5% शेयर पे, जो 42.5% डिविजिबल पूल पे आता है। एक तो वफाक की कन्विक्शन नहीं है कि इस साल जो उन्होंने पेट्रोलियम लेवी में कमाया और स्टेट बैंक प्रॉफिट में कमाया है, उनकी कन्विक्शन नहीं है कि शायद स्टेट बैंक प्रॉफिट उस तरह वापस से उनको मिले, तो उनको सिर्फ पेट्रोलियम लेवी पे गुजारा करना पड़े। और हो सकता है कि अगर पेट्रोलियम लेवी में अगर स्टेट बैंक प्रॉफिट अच्छा नहीं रहा तो पेट्रोलियम लेवी ही वापस जो है उसको वापस से जो है उसको इस्तेमाल किया जाए बढ़ाने के लिए। तो वफाक जो है इस वक्त जो है कंफ्यूज है कि आया ये बजट जो है 42.5% डिविजिबल पूल की आमदनी और उस पर करना है कि नहीं करना। शायद ये भी एक वजह हो सकती है बजट डिले होने की। और उसमें आपको पता है कि जो 2 मेन स्टेक होल्डर हैं उस चीज़ में वो हैं सिंध और पंजाब, क्योंकि सिंध को और पंजाब को मिलाकर जो है तकरीबन 77% NFC का मिलता है, तो 9.09% मिलता है बलूचिस्तान को, और हमें मिलता है 14.62%। तो ये 77% वाले, और इत्तफाक देखें कि ये हैं भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा। तो ये जो हमें जो है लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और हमें जो ये बोलते हैं कि आप जो हैं मतलब ताउन नहीं करते, आप ये देखें कि इंटरनली क्या हो रहा है। और 25 करोड़ आवाम को जो है इन्होंने बिल्कुल अपनी सियासत और उसके पीछे जो है लगाया हुआ है, और वो वैसे ही आप देख रहे हैं कि उनके वज़ीर ख़ज़ाना और आपस में उनकी लड़ाइयाँ एक अलग है। ये बजट का टाइम है, तो ये मैं चाहता था आपसे शेयर करूं जो आज जो चीज़ें थी। इसके अलावा शफ़ी जान साहब जो हैं हमारे कुछ 2 मिनट बात करेंगे, फिर आपके सवालात भी लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब ने काफ़ी डिटेल्स में जो इकनॉमिक कंडीशन है, जो बजट के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक इख्तियार किया गया है,
उस पर काफ़ी डिटेल फिगर्स आपके सामने रख के पूरी डिटेल्स आपको बता दी। मैं कुछ बात GB इलेक्शन पे करना चाहूँगा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है 7 जून को, और अमली तौर पे तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत चुकी है। वो जो कहते थे कि हम बड़े पॉपुलर हैं और हमने एक सालसी का रोल प्ले किया है, अच्छी बात है आपने एक सालसी का रोल प्ले किया, और ये कहते थे कि सालसी की रोल की वजह से हम पॉपुलर हो गए और इमरान खान साहब जो है वो पस मंज़र में चले गए हैं। तो आपने देख लिया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी इमरान खान का खौफ है। जिस तरीके से हमारी लीडर्स को कैंपेन के लिए नहीं छोड़ा गया, जुनैद अकबर खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया, असद कैसर साहब को रोकने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पूरी ट्रैफिक को बंद करना पड़ा, सलमान अकरम राजा साहब को कल इंटर नहीं होने दिया गया, पंजोता साहब उनके हमरा थे उनको इंटर होने नहीं दिया गया। तो जो हम कहते थे कि एक रियासत 2 दस्तूर, तो उसका अमली नमूना जो है वो GB इलेक्शन है, जहाँ पे इस वक्त 2 दस्तूर हैं। एक कवानीन PTI के लिए है और दूसरे जो कवानीन है वो दूसरी पार्टियों के लिए है। लेकिन अमली तौर पे तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये फ़ैसला कर बैठे हैं कि 7 जून को तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जिनके निशानात भी मुख्तलिफ हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अलाइंस बनाया जिसका निशान पोलो मैन था। और जब इनको ये इंफॉर्मेशन मिली कि PTI के तमाम कैंडिडेट्स के निशान एक होगा, तो वो पोलो मैन का जो निशान था उसको भी कैंसिल किया गया और हमारे जो उम्मीदवार थे उनको आज़ाद तस्वर किया गया। किसी को ट्रांसफार्मर का निशान दिया गया, किसी को चारपाई, तो किसी को खैमा, तो किसी को विकेट। लेकिन अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। 3 साल से वो जेल में हैं। 3 साल से ना किसी ने तस्वीर देखी, ना आवाज़ सुनी, और एक ट्वीट का खौफ इतना है कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये एक ट्वीट के सामने नहीं ठहर सकता। तो अवाम फ़ैसला कर बैठी है, हमने सिर्फ अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उसके मेकनिज़म पे हम काम कर रहे हैं, अपनी उम्मीदवारान से राब्ते में हैं कि आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। फॉर्म 45 की जो रिज़ल्ट्स हैं उसको फॉर्म 47 पे कन्वर्ट करने हैं, और उसके लिए हम हर एक लाएअमल अभी से दे रहे हैं कि अगर हमें रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान को पूरा बंद करना पड़ा, हम बंद करेंगे। क्योंकि 8 फरवरी का एक तल्ख़ तजुर्बे से हम गुजरे हैं, जहां हमारी 180 सीटें थी और हमें 98 सीटें फॉर्म 47 पे दी गई हैं, और वो भी फिर कम करते करते आज हम 76 सीटों पे इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। पंजाब की हुकूमत हमारी थी, हमसे छीनी गई। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कराची की 20 में से 19 सीटें हम जीत चुके थे फॉर्म 45 पे, वो हमसे छीनी गई और MQM और पीपल्स पार्टी में बांटी गई। फिर इसी तरह बलूचिस्तान की हमारा मैंडेट हमसे छीना गया। तो हम एक तल्ख़ तजुर्बे से होके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उस तजुर्बे से। हम भरपूर कोशिश करेंगे कि एक हम अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। दूसरा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, वहाँ पे हमें प्लेइंग फील्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं है। वहाँ जहाँ ये PTI का झंडा देखते हैं, जहाँ कॉर्नर मीटिंग देखते हैं, पुलिस पहुँच जाती है। लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है, वो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के उम्मीदवारान हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे खड़े हैं, उनकी जो भी निशानात हैं वो घर घर पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके से 8 फरवरी को इनकलाब आया था इमरान खान साहब के नाम पे, इसी तरह इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में भी हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। जहाँ तक इकनॉमिक कंडीशन की बात की मुज़म्मिल साहब ने, वहाँ आज ARY की रिपोर्ट आपके सामने से गुजरी होगी कि जो कारोबारी एतमाद था 22% से कम होकर 13% रह गया है। मल्टीनेशनल 100 से ज़्यादा कंपनी इस वक्त मुल्क से जा चुकी हैं। 4 साल से ये जो टोला है 17 सीटों वाला अजाब की तरह इस मुल्क पे मुसल्लत है, और मैं इनको चैलेंज करता हूँ किसी एक सेक्टर में ये हमें बता दे कि वहाँ पे उस सेक्टर ने पाकिस्तान में तरक्की की हो। आप रिजीम चेंज के टाइम फिगर्स उठा लें और आज के फिगर उठा लें, उसमें आप देख लें कोई एक चीज़ ये बता दें, इन्वेस्टमेंट हो, डॉलर रेट हो, इकनॉमिक कंडीशन हो, सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर हो, दाल चीनी आटा जिसमें आता है, किसी एक सेक्टर में इस तजुर्बेकार टोले ने किसी एक सेक्टर में कामयाबी हासिल नहीं की। 50 से ज़्यादा दौरे शहबाज शरीफ कर चुके हैं, वहाँ जाके बोगस MAUs भी ये साइन करते हैं। वो जो MAUs ये वहाँ पे साइन करते हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ वो MAUs एक यहाँ पे हमें दिखा दे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई हो, जिस MAU के ज़रिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई हो, जिस MAU के ज़रिए जो MAU में जो शिकी थी वो इम्प्लीमेंट हो। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान भी तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी, और जो भी इलेक्शन इस मुल्क में होगा
वो इंशाल्लाह इमरान खान साहब जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दो चीज़ें क्लैरिफाई कीजिएगा। एक तो अगले साल का जो कैश सरप्लस का अदर है वो केबीसी कितनी डिमांड कर रही है फेडरल गवर्नमेंट कैश सरप्लस का, और सेकेंडली आप इस तरह फरमा रहे हैं कि 42.5% की तरफ से बजट नहीं बनता। जो बैकग्राउंड में मीटिंग्स चल रही हैं सुबह से कहा जा रहा है कि इजाफी पैसा किसने किस तरीके से बगैर एमएनसी के में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कुछ एक ला के कुछ पैसा दिया जाए वफाक को। तो इसके हवाले से एमपी को डायरेक्टली सोच दिया गया है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप ही क्या। देखिए, हमें तो जो मैंने आपको बता दिया कि जो एक रेवेन्यू की मीटिंग हुई थी 430 बिलियन जिसमें डिमांड की थी, उसमें जो है बताया गया था कि 35 अरब रुपए का टारगेट है, लेकिन बाद में कम्युनिकेट जब राइटिंग में किया कि आप 65 अरब रुपए बढ़ाएं। इत्तेफाक की बात है कि हमने अपने जो बजट की तैयारी की थी उसमें कोई 40-45 अरब रुपए ख़ुद ही हमने जो है इजाफी अपना टारगेट रखा था, तो वो कोई सच कोई 60-65 अरब रुपए का बोझ नहीं था। लेकिन हम अपनी आवाम जो हमें पता है जो हम ले सकते हैं हम उसी हिसाब से चलेंगे, कोई हम उस 65 अरब रुपए की लाइन को लेके नहीं चलेंगे। वो प्राइमरीली उसमें जो है सिंध और पंजाब के लिए आप यूँ समझ लें कि 85% से ज़्यादा वहाँ से उनके से डिमांड किया था। जो दूसरी साइड आपने जो बात की है, इसमें एनएफसी की जब मीटिंग्स हुई थी उसमें जो डिविजिबल पूल की मीटिंग जिसको वफाकी वज़ीर ख़जाना वो चेयर कर रहे थे, उधर एक बात हुई थी कि उसमें जो है डिविजिबल पूल को जो है उस पर नज़रसानी की जाए, और जो है डिविजिबल पूल से जो है मैं नाम नहीं लेता, चंद एक टैक्सेस निकाल कर 1700 अरब रुपए वफाक को जो है उससे इजाफी आ जाएंगे विदाउट कटिंग दी 57.5% शेयर। तो वो 1700 अरब रुपए अगर वो या 1600-1700 अरब रुपए अगर जाते हैं वफाक की तरफ, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा को जो एक कैलकुलेशन थी उनकी कि 200 अरब रुपए कम मिलेंगे, और तकरीबन 700-800 अरब रुपए पंजाब के कम हो रहे थे, 501 अरब रुपए सिंध के कम हो रहे थे। तो एक ये उस वक्त ये जो है उस मीटिंग में बात हुई थी, लेकिन उस मीटिंग की कोई नतीजा जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं फ़ैसला को नहीं थी, नतीजा उससे कोई अखज़ नहीं हुआ या उसकी कोई फॉलो अप मीटिंग नहीं हुई। अब वो ही अगर उस बात को अगर आप जहन में रखें तो फिगर यही है कि ये जो है कहाँ से अरेंज करने हैं, या तो इजाफी टैक्स, जैसे आपने कहा कि अगर टैक्स लगाने की जगह होती तो लग चुका होता, तो अभी तो वो सूबों को कह रहे हैं, सिंध और पंजाब को ही कह रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं इस IMF की जो लास्ट रिव्यू हुई है उसमें मेरी बाकायदा IMF के साथ 1 घंटा 55 मिनट में जो है उनके साथ ऑनलाइन जो है ना मेरी बराह रास्त बात हुई, जिसमें 1 घंटा 45 मिनट मैंने अपने सूबे का मुकदमा पेश किया, और उसमें मैंने बड़ा क्लियरली एक बात वाज़े कर दी कि आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी साहब इनको अलग लेंस से देखें। पंजाब और सिंध के, पंजाब और सिंध के पास इकॉनमी है, उनके पास ग्रोथ इंजन्स हैं, उनके पास वसाइल हैं, और हमारे पास जो है सिर्फ जो है ना बच के दहशतगर्दी है। अब तो हमारे बॉर्डर्स भी क्लोज़ हो चुके हुए हैं, तो उसमें कम अज़ कम मैंने खैबर पख्तूनख्वा का नुक्ता नज़र पेश किया, और उसमें मैंने कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम जो है सरप्लस प्रोड्यूस कर सकें, जो हमारे वसाइल की जो इस वक्त वो है एनवेलप है। दूसरा, हमारा बॉर्डर भी क्लोज़ हो चुका है, फिर हमें NFC भी नहीं मिल रहा, जो हम अभी भी हम ग्रांट है नेट पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मैंने तो जो है उनके सामने रखी भी थी, और उन्होंने बड़े उसको पेशेंटली सुनी और उसको अंडरस्टैंड भी किया इंटरेस्टिंगली। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दलील से बात अगर IMF से करें तो आप IMF को हर चीज़ पे कन्विंस कर सकते हैं। मैं साल पहले की बात बताता हूँ कि 1 साल पहले गंदम की ख़रीदारी अलाउ नहीं थी। उस वक्त मैंने सबसे पहले IMF को कहा था कि जी खैबर पख्तूनख्वा तो ग्रोवर्स के लिए गंदम लेता ही नहीं है, हमारा तो फूड सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि हमारी गंदम की पैदावार कम है और खपत ज़्यादा है। तो बराए मेहरबानी आप हमें ना रोकें, हमें प्रोक्योर करने दें या हमें इजाज़त दें कि हम वो कर सकें। तो उस पर उन्होंने कहा कि इट्स अ लॉजिकल पॉइंट, और फिर ये इस साल ये जो है हुकूमत को रिलैक्सेशन मिली प्रोक्योरमेंट की सारी चीज़ों की। तो सारा डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट लेवल क्या है। मेरा अपना ख्याल ये है कि बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट अगर ये कोई जेन्युइन भी पॉलिसी प्रपोजल लेके जाते हैं, वो IMF को जो है थोड़ा सा उस पर वो हो जाता है, शक हो जाता है कि पता नहीं ये अभी वक्ती तौर पे वक्त गुजारने के लिए दे रहे हैं।
तो वो एक क्रेडिबिलिटी जो है हम नहीं क्रिएट कर सके, जो हम चीज़ों को आमादा करके और फिर बात को क्लियर नहीं करते। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर आप नहीं कोई चीज़ करते, आप उन्हें क्लियर करते रहें, उस वक्त आप अपना स्टाफ लेवल करने के लिए या कोई और चीज़ करने के लिए वक्ती तौर पे हाँ कर देते हैं और फिर आप उसी को वापस रिवर्स कराते हैं, तो वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो जो आपसे डील करने आते हैं वो भी मुलाजिम है, वो कोई मालिक नहीं है, कोई सेठ नहीं है, कोई सीईओ नहीं है। उनके ऊपर डायरेक्टर है, फिर उनके ऊपर एग्जेक्टिव बोर्ड है, फिर एग्जेक्टिव बोर्ड के ऊपर फिर वो जो है उनकी जो IMF की चीफ़ है, हर कोई जवाबदेह है। तो ऐसा नहीं होता। तो मेरा अपना ख्याल ये कि हुकूमत ने पैनिक में बहुत ऐसी चीज़ें जो है जो अनरियलिस्टिक थी वो एग्री कर ली हैं और वो अब उसको रिवर्स करना मुश्किल हो रहा है। और उसमें किसी एक फ़र्द पे इल्ज़ाम लगाना ये भी, क्योंकि मैं कहता हूँ कैप्टन ऑफ द शिप जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कैप्टन बाद में जो है प्लेयरों को तूने 9 बॉल क्यों कर दी, तुमने वाइट बॉल क्यों कर दी, उस पर तुम्हारी वजह से मैच हार रहे हैं, ये हो रहा है, ये वाली कहानी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पे नहीं डालना चाहिए। पाकिस्तान का बजट क्या पाकिस्तान तैयार करता है या नहीं, IMF तैयार करता है? और साथ साथ आपने पंजाब की बात की कि वहाँ पे सब कुछ है, मतलब गंदम की आपने बात की कि बंद किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा को, वो मतलब नहीं दे रहे। तो खैबर पख्तूनख्वा के पास भी बहुत कुछ है। आपने दहशतगर्दी की बात की कि सिर्फ दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा, गैस है, बिजली है, मिनरल्स है, बहुत कुछ है। तो आप लोग अपना सूबाई मुख्तारी का हक क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? शफीजान साहब, क्या इमरान खान साहब से मिलने के बगैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट आप लोग पेश करेंगे? पहले मैं रिप्लाई करूँ। आप जवाब। देखिए, पहली बात है कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही। जब नवाज़ शरीफ इस मुल्क में एक जेल में था, बल्कि एक रेस्ट हाउस में था, क्या एक दिनों में 120 लोगों ने मुलाकात नहीं की? क्या वो 120 लोगों का डेटा मौजूद नहीं है? यहाँ पे तो एक वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक है और दूसरा वज़ीर आला कभी ब्राज़ील जाती है, कभी बाकू जाती है। ब्राज़ील से सुथरा पंजाब का कॉन्सेप्ट लेके आए। फैसलाबाद जो एक डिस्ट्रिक्ट है, जब वहाँ पे ऑडिट हुआ तो 1 अरब की करप्शन आपके सामने आई है। ये पूरे पंजाब का ऑडिट होगा, ये करबों की कहानी है। किसके अकाउंट भरेंगे, कौन से फ्लैट्स ख़रीदे जाएंगे, ये कहानी फिर सही। फिर आपने देखा कि बाकू से अपना छत अपना घर का स्कीम मेरे ख्याल में लेके आ रहे हैं, वहाँ भी एक करप्शन की एक नई कहानी खुलेगी। जहाँ तक इमरान खान साहब से मुलाकात की बात है, तो आज मुजम्मिल साहब और CM साहब गए थे, उन्होंने पिटीशन फ़ाइल कर दी है कि हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ है, पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को वोट दिया है, लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में वाहिद सूबा है जहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान हैं। उनसे मुलाकात की इजाज़त के लिए पिटीशन फ़ाइल कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि मुलाकात हो जाएगी। अगर मुलाकात नहीं होती तो पार्टी के अंदर एक पॉलिटिकल कमेटी भी मौजूद है, हमारी जो है पार्टी के अंदर अपने लीडरान भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, पूरी एक हायरार्की है। सबसे मशवरा करके आगे का लाइमल दिया जाएगा और जो अलीमा आपा का मशवरा है वो भी सर आंखों पे, तो तमाम तर चीज़ें पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी जाएगी। जी खुद करते हैं, ये गलत बात है किसी के कंधे पे रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। पंजाब की आपने बात की कि वहाँ पे तरक्की है, मतलब सब कुछ तरक्की नहीं है, फंड्स वहाँ सारे चले जाते हैं पंजाब न, हाँ हम फंड्स की पंजाब बात जो कर है रहे वो हैं, एक लाहौर नहीं है। तरक्की नहीं बोला नहीं कि हमने ये कहा खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी किसने दी है? और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के पास बहुत कुछ है, गैस है, बिजली है, मिनरल्स है। तो क्या आप लोग जिस तरह की पंजाब हुकूमत सूबाई खुदमुख्तारी का हक इस्तेमाल कर रहा है, गंदम बंद किया हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, तो क्या आप लोग सूबाई खुदमुख्तारी का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते? देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी जो है आइन ने सारा कुछ वाजे किया हुआ है। आइन का एक आर्टिकल है 151, ठीक है ना। आइन का आर्टिकल 151 कहता है कि कोई मुल्क में किसी भी चीज़ की आमदोरफ्त को नहीं रोक सकता, ठीक है। तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप हमें अब यही वो का मतलब पंजाब है ना, तो आप हमें आइन की खिलाफ वर्जी का जो है ना लेक्चर ना दें, हम उनकी तरह आइन नहीं तोड़ेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आइन का आर्टिकल है 158, जो वो ये कहता है कि जिस जगह जो रिसोर्स पैदा हो वो पहले वहाँ की ज़रूरत पूरी हो और उसके बाद वाफिर जो है पूरे पाकिस्तान में जाए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जो हमारी गैस की पिछले दिनों CNG बंद हुई थी, वफाकी हुकूमत के साथ बात की और हमें CNG मिल गई, ठीक है ना। तो जहाँ पे खिलाफ वर्जी है, एक अच्छी जमहूरी पार्टी जैसे इन्होंने बात बताई गिलगित बल्तिस्तान की,
ये है, हम उन पंजाब की तरह जो है, इस तरह बाकी पंजाब भी हमारा भाई है, सिंध भी हमारे भाई हैं, हम इस तरीके से नहीं कर सकते जो उन्होंने वो किया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक आपने बात की थी कि कंट्रीब्यूटेड डिविजिबल पूल से 1700 बिलियन जो है वो जो मेजर 4 टैक्सेस हैं जो उसके अंदर शामिल है और बाकी भी कुछ इनकम्स हैं, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा टैक्स है जो वफाक जो है वो चाहता है कि वो अपने उस पर ले ले और फेडरल डिविजिबल पूल कैसा ना बने? मैंने तो देखे ना, इतनी बड़ी हिंट दे दी। मैंने कहा कि 4-5 ही तो हैं। इनकम टैक्स इतना बड़ा पूल अगर वो रखें तो फिर तो अल्लाह का नाम ही बचता है, कुछ नहीं बचता। सेल्स टैक्स भी बड़ा है, फिर उसकी नीचे की लिस्ट में जो रह जाते उसमें से 2 ढूंढ लें। ठीक है ना जी। जो आपसे इजाफी सरप्लस की बात की गई, हमसे नहीं की गई, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया और IMF को किए बाकायदा, और उन्होंने दे अंडरस्टूड। और हम अपने इस बजट को भी, अगर हमारे NFC के वसाइल और हमारे उस हिसाब से नहीं होगा, हम अपने बजट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। अगर कुछ पैसे बचते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर नहीं बचते तो हम अपने बजट को अपने खाते को देखकर बनाएंगे। जैसे अभी ये कह रहे थे इनका बजट कौन बनाता है, उनका बजट कौन बनाता है, सबके बजट यहीं के लोग बनाते हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि फ़ैसला करने की ताकत नहीं होती, तो हमारे अंदर फ़ैसला करने की ताकत है। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं कि डिविजिबल पूल से एक टैक्स के रिडक्शन की बात हो रही है, उसकी कॉस्ट अगर उसके 2 तरीके हैं, या तो NFC के थ्रू या फिर लेजिस्लेशन के। NFC के थ्रू अगर एक प्रोविंस भी उससे डिनाई करता है तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर लेजिस्लेशन के थ्रू होता है तो क्या आप उसमें उसके कॉस्ट से बचने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता करेंगे और उनको किसी और टर्म एंड कंडीशन पे लेके जाएंगे? देखिए सर, बात ये है कि हम क्यों पीपल्स पार्टी से रब्ता करें। पीपल्स पार्टी अभी जो रात के अंधेरे में अपने लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले रही है, हमसे तो नहीं रब्ता करके, या हमारे लिए तो कुछ नहीं दिला रही, तो हम पीपल्स पार्टी की जान क्यों बचाएंगे। हम तो अपने खाते को देखेंगे, जो हमें सूट करेगा और जो पाकिस्तान को सूट करेगा। देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, ठीक है ना। और मैं ये हमेशा से बात बोलता हूँ, अनफॉर्चुनेटली जब मैं इन मीटिंग्स में जाता हूँ तो मैं अक्सर ये तासुर देखता हूँ कि पाकिस्तान मकरूज़ होता है, हो जाए, पाकिस्तान लंगड़ा लूला होता है इन पॉलिसीज़ की वजह से, तो हो जाए, लेकिन हमारा काम हो जाए। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों को रखते हुए एक बैलेंस को स्ट्राइक करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम इसके साथ मिलकर सियासी खेल नहीं खेलेंगे इसमें। ये बड़ी क्लियर बात है जी। नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं दिया उनको नहीं मिलता, उनको बल्कि जो है ना अपनी जेब से ही सारे इस वक्त खर्चे करने पड़ रहे हैं। आप ये सर वो जो NLC के दौरान डिस्कशन हो रही थी, उस वक्त डिस्कशन हुई थी कस्टम ड्यूटी के और आपके साथ तो कस्टम ड्यूटी का पता नहीं को खास फर्क पड़ता है, तो आपके ख्याल में पूरा सिंध और बलूचिस्तान को सारा ध्यान है, या उसके ऊपर फिर आप इस बजट मेकिंग प्रोसेस के दौरान कोई डिस्कशन हुई है? नहीं, ये ना हेडलाइन नंबर, ये जो चारों टैक्स जमा होते हैं ना, उस हेडलाइन नंबर का 57.5% जो है ना सूबों में जाता है। अच्छा, सेक्टर वाइज नहीं जाता कि कस्टम ड्यूटी इस तरह नहीं, पूरा टोटल जमा करके मजमूई नंबर का 57.5% सूबों को जाता है। उस 57.5% में फिर 52.5% जो है ना तकरीबन पंजाब को, और हमें 14.6। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर फ़र्ज़ करें डिविजिबल पूल से कस्टम ड्यूटी निकाल दें तो सिंध और पंजाब को ज़्यादा नुकसान हो, सबको बराबर होगा। उस वक्त तो आर्गुमेंट ये थी ना कि क्योंकि कस्टम ड्यूटी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर है, जो सिंध से या बलूचिस्तान से जाता है उसका तो उस तरह की असल में जो इसमें ना जो डिविजिबल पूल में ना इन्होंने जो निकाला है फार्मूला, वो निकाला हुआ है कि 82% जो है ना आबादी है और 5% रेवेन्यू है। 5% जो रेवेन्यू को दिया हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि जिस सूबे से FBR, वो सूबा नहीं, जिस सूबे से FBR सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी उस सूबे को उस 5% से मिलेगा। तो उसमें 2.5% मिल जाता है सिंध को और 2.3% मिल जाता है पंजाब को। जो हमें सब कहते हैं ना, हमें वॉर ऑन टेरर में 1% मिलता है, तो ये 5% रेवेन्यू का डाल के 2.5% पंजाब ले गया और सिंध ले गया, 2.3% पंजाब ले गया और 0.2% हम दोनों में बटता है। क्योंकि FBR अगर हमारे यहाँ रिसोर्सेज ही नहीं क्रिएट करेगा तो वो हमें हिस्सा ही नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये कि बलूचिस्तान को कंपनसेट कर दिया गया लैंड से,
3% रखा गया कि जिसका लैंड आबादी से ज़्यादा, तो उस 3% का 2.7% बलूचिस्तान को मिल गया। तो छठे NFC में बलूचिस्तान को कोई 5-5.5% शेयर मिलता था, 7वें NFC में वो बढ़ के 9% हो गया था। तो हमारा वो जो है ना तकरीबन 13.62 से बस थोड़ा सा ही बढ़ा था। लेकिन जब मीडिया में बात आती है तो वो आपको 1% वॉर एंड टेरर का उसका हिसाब दे, जो ये 2.5% ले गए उसका कोई पूछता ही नहीं है। तो ये है। शिराजी साहब आपने कुछ पूछा था? जी जी साहब आपने कहा कि सब कुछ इत्तेफाक़ राय से पोजीशन पार्टी और PTI के दरमियान होता है। सुहेल अफरीदी ने 10 जून को पार्लियामेंट हाउस के बाहर आकर एहतजाज का ऐलान किया है। क्या अपोजिशन लीडर या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI की मरकज़ी क़यादत से मुशावरत के बाद उन्होंने देखिए, ये जो फ़ैसला है ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फ़ैसला है और वो वहाँ की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और वो उनको जो बेहतर लगेगा अपनी हुकूमत चलाने के लिए, अपने हुकूक के लिए वो फ़ैसला करेंगे। उनसे भी रब्ता किया जाएगा। और सुहेल अफरीदी साहब की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि जब भी इस किस्म के कलेक्टिव फ़ैसले होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो वो अपोजिशन को भी अपने साथ मिला लेता है। आपने देखा होगा कि अमन जरगे में तमाम सियासी क़ुव्वतों को जमा किया गया खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। वहाँ पे 13 नुकाती ड्राफ्ट आया, उस पर नून लीग पीपल्स पार्टी के साइन भी मौजूद थे। फिर अभी गंदम की तरसील का जिक्र किया मुज़म्मिल साहब ने, और फिर गैस का जो इशू था उस पर भी गवर्नर साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है। बाद साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। तो हम ये चाहते हैं कि सूबे की हुकूक की बात है तो हम अपोजिशन से भी बात करेंगे।